हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्लास 10 में पढ़ना है उसके एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है। यदि कर्ण 13 cm का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें फिगर बनाना होगा बच्चों। तो फिगर बनाइए, एक समकोण त्रिभुज का फिगर बनाइए। समकोण त्रिभुज जानते हैं आप कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री का हो। इसका नाम दे देते हैं एंगल त्रिभुज ABC। इसका नाम देते हैं त्रिभुज ABC, ट्रायंगल ABC। अब इसमें ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है, तो आधार को मानना होगा हमें। तो आइए, माना कि समकोण त्रिभुज ABC है। कौन सा है? ABC है। माना कि आधार अर्थात इंग्लिश में इसको बेस कहते हैं, बराबर है x। यूनिट में आपको cm देना है बच्चों। तो आधार की लंबाई कितनी है? 7 cm। माना कि आधार x cm है तो ऊंचाई आधार से 7 cm कम है। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों? ऊंचाई अर्थात हाइट भी लिख सकते हैं या एल्टीट्यूड या हाइट भी कहते हैं। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? x - 7 cm। कितना हो जाएगा बच्चों? x - 7 cm, क्योंकि आधार से 7 cm कम है। अब कर्ण की लंबाई दी हुई है, कर्ण हाइपोटेन्यूज। हालांकि बच्चों ऊंचाई अर्थात लंब, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर बोला जाता है ऊंचाई या लंब को। हाइपोटेन्यूज कर्ण का वैल्यू कितना है बच्चों? 13 cm। तो इस तरह से आधार 1 cm, ऊंचाई x - 7 cm और कर्ण 13 cm है। अब अन्य दो भुजाओं को ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार, बच्चों प्रश्नानुसार नहीं, पहले हम पाइथागोरस सूत्र का नाम आप लोगों ने सुना। तो पाइथागोरस सूत्र से आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आप जानते हैं। यहाँ पर लंब है ऊंचाई, लंब बराबर ऊंचाई, वही कहिए। दिस इम्प्लाइज कर्ण AC का स्क्वायर बराबर लंब कौन है? AB स्क्वायर, जिसको यहाँ पर ऊंचाई कहा गया है, और आधार BC स्क्वायर। इसका वैल्यू है 13 cm, 1 cm, x - 7 cm। तो AC स्क्वायर, AC के बदले में 13 लिखेंगे हम। 13 स्क्वायर। AB का वैल्यू है x - 7 होल स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू x स्क्वायर। BC स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 169 इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर करेंगे हम। आप जानते हैं a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर और इधर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। तो 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 2x स्क्वायर - 14x प्लस 49।
तो बच्चों समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं को एक भुजा लंब होती है और दूसरी भुजा, ये दोनों आसन्न भुजा भी कहलाती है। समकोण बनाने वाली भुजाएं लंब और आधार, और समकोण के सम्मुख वाली भुजा कर्ण होती है। तो बच्चों ऐसा करते हैं, हम RHS वाले को LHS के तरफ और LHS वाले को RHS वाले के तरफ ले जाते हैं। तो 2x² माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू 169। दिस इम्प्लाइज 2x² माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 49 में से 169 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या होगा, 2x² माइनस 14x और माइनस 9 गया 0, 6 माइनस 4 तो 2 माइनस 120 हो जाएगा। 49 में से 169 को सब्ट्रैक्ट करने पर, घटाने पर। और अच्छा, दो कॉमन, तीनों पदों में दो कॉमन है, तो दो कॉमन ले लेते हैं हम। तो 2 इंटू x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, यही होगा। दिस इम्प्लाइज x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू, बच्चों 2 से इधर मल्टीप्लाई हुआ है, गुना हुआ है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 2 से भाग दीजिए, 2 से 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। 2 में 0 से भाग दीजिएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, लेकिन 0 में 2 से भाग दीजिए तो 0 आएगा। तो बच्चों अब इसका क्या करेंगे, हम फैक्टराइजेशन द्वारा इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इस द्विघात समीकरण का हल कैसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। तो गुणनखंड विधि से निकालने के लिए देख रहे हैं, अचर पद का गुणनखंड लेंगे हम। माइनस 60 अचर पद, इसका गुणनखंड कौन कौन होगा, तो 160, चिन्ह का हम लोग विश्लेषण बाद में करेंगे। 230, 320, 415, 5, 12 और 6, 10, और भी 6 के बाद, हाँ ठीक। अब इसमें देखना है कि कौन सा दो फैक्टर लेंगे, उसका सम अप करने पर -7 आएगा। तो बच्चों वह फैक्टर्स होंगे 5 और 12। अभी चिन्ह लगाना बाकी है इसमें। 5 के पहले प्लस चिन्ह लगेगा और 12 के पहले माइनस चिन्ह लगेगा, ताकि दोनों का सम -7 आए। -7 आ रहा है, तो एक फैक्टर 5 लेंगे हम, दूसरा फैक्टर -12 लेंगे, और -7 मध्य पद किसको कहते हैं बच्चों, जिस पद में x का जो पावर होता है वह 1 होगा, वही मध्य पद कहलाता है। तो -7x के बदले 5x माइनस 12x लिखेंगे, प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब हम लोग कॉमन लेंगे, x कॉमन है पहले और दूसरे टर्म्स में, x प्लस 5 माइनस 12 कॉमन है थर्ड और फोर्थ में, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x प्लस 5 ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 12, मीन्स दोनों फैक्टर्स, एक फैक्टर x प्लस 5, दूसरा फैक्टर होगा x माइनस 12। अब दोनों का गुणनफल अर्थात प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकेंड फैक्टर इक्वल टू 0, या दोनों 0, पहला फैक्टर 0 या दूसरा फैक्टर 0 या दोनों 0। अब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और x का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो बच्चों समकोण त्रिभुज की भुजा की लंबाई निगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए यह अमान्य होगा। यह वैल्यू जो होगा अमान्य होगा, Na मतलब अमान्य।
इसलिए x मतलब क्या है, आधार, समकोण त्रिभुज का आधार x है, इसलिए समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार कितना होगा, बराबर x बराबर 12 cm। आधार बराबर है x बराबर है 12 cm और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई मतलब लंब x माइनस 7 बराबर है 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 cm। यही आंसर हुआ बच्चों। आधार का वैल्यू 12 cm हुआ, 12 cm, और ऊंचाई का मतलब लंब का 5 cm। तो बच्चों हमारा 6 क्वेश्चन है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा जाता है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, बच्चों नग मतलब पीस, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है बच्चों। तो हमें क्या क्या निकालना है, प्रत्येक नग की लागत और निर्मित बर्तनों की संख्या, ये 2 का मान निकालना है। तो किसका मान देखिए, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तन की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो क्या लग रहा है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है वह बर्तन की संख्या उस खास दिन निर्मित किए गए बर्तन की संख्या के दुगना से 3 अधिक। तो पहले हम क्या मानेंगे, तो बच्चों मानेंगे हम, माना कि किसी खास दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x, मतलब नगों की संख्या कितना है, x है। अब यहाँ पर क्या है, निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत बर्तन की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो हम लिखेंगे प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर है दुगना से 3 अधिक, 2x प्लस 3 रुपया में होगा बच्चों। अब अगर एक कलम का निर्माण लागत 5 रुपया है तो ऐसे उसे 20 कलमों का निर्माण लागत कितना होगा बच्चों, गुणा कर देंगे हम। उसी तरह से बर्तनों की संख्या में प्रत्येक बर्तन के निर्माण लागत से गुणा कर देंगे तो कुल निर्माण लागत प्राप्त हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार कुल निर्माण लागत कितना है, कुल निर्माण लागत, प्रश्नानुसार कुल निर्माण लागत कितना है बच्चों, 90 रुपया। दिस इम्प्लाइज कुल निर्माण लागत का मतलब क्या हो जाएगा, उस खास दिन निर्मित बर्तनों की संख्या गुने प्रत्येक नग की निर्माण लागत। किसी खास दिन निर्मित बर्तनों की संख्या
गुणा उस दिन प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर 90 रुपीज। दिस इम्प्लाइज बर्तनों की संख्या कितनी हो बच्चों? x है और प्रत्येक नग की कीमत कितनी है? 2x प्लस 3 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 90। आइए मल्टीप्लाई करें हम, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x और इसको माइनस भी कर दें बच्चों। ब्रैकेट के बाहर x है, x से दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा, फिर 90 को हम राइट से लेफ्ट ले आएंगे। तो यह कौन सा समीकरण है? तो यह द्विघात समीकरण का मानक रूप है। अब इसे हम लोग गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा? x स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का गुणा करना होगा। x स्क्वायर का गुणांक में अचर पद से गुणा करेंगे। जो गुणनफल आएगा बच्चों उसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसका गुणनखंड करेंगे। तो कितना आता है मल्टीप्लाई करके? 2 इंटू माइनस 90 तो माइनस 180। अब हम लोग माइनस का डिसीजन बाद में करेंगे, पहले 180 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो कितना आएगा? 2 से 90 बार, 2 से 45 बार, 3 से 15 बार, फिर 3 से 5 बार। इसको दो खंड करने, जितने भी अभाज्य गुणनखंड 2, 2, 3, 3 और 5 है बच्चों, इन सभी को दो ग्रुप में बांटेंगे ताकि उनका योग 3 हो, दोनों ग्रुप का योग 3 हो। तो बच्चों दो ग्रुप बन रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4 3 12, 3 5 15, ऐसा ग्रुप बन रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि किस में माइनस चिन्ह लगेगा। तो बच्चों प्लस 3 लाना है, इसका मतलब है कि माइनस 12 में माइनस चिन्ह लगेगा ताकि माइनस 12 प्लस 15 दोनों का योग कितना हो जाए? 3 हो जाए और गुणनफल माइनस 180 हो जाए। तो चलिए हम लोग लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस माइनस 12 लिखे पहले या 15 लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को लिख सकते हैं हम। माइनस 90 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज पहला और दूसरा टर्म्स में x कॉमन है, x कॉमन लेने पर बचता है 2x प्लस 15। और तीसरा और चौथा टर्म्स में कितना कॉमन है बच्चों? 6 कॉमन है। माइनस 6 कॉमन ले लेंगे क्योंकि माइनस दोनों में कॉमन है, या माइनस दोनों में कॉमन रहे या नहीं, थर्ड टर्म में अगर माइनस रहता है तो हम लोग फोर्थ में से भी कॉमन के रूप में माइनस निकाल लेते हैं। तो माइनस 6 कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है? 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2x प्लस 15 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो निकाल लें 2x प्लस 15 तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब बच्चों ये दो रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपदों का ये रैखिक व्यंजक का ये रैखिक व्यंजकों का एक गुणनफल है। 0 है, इसका मतलब है कि या तो पहला गुणनखंड पहला खंड 0 होगा या दूसरा गुणनखंड 0 होगा। दिस इम्प्लाइज अगर पहला को हम 0 मानते हैं तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस 15, और दूसरा को तो x इक्वल टू 6। दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस 15/2, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो बच्चों x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 हो जाए। x क्या था? x था बच्चों किसी खास दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित
बर्तनों की संख्या कितना हो जाएगा बच्चों? 6, x का वैल्यू ऐसे x भी लिख ही देते हैं 6। और निर्माण लागत प्रत्येक नग का ऐसे लिखेंगे हम लोग कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत कितना हुआ बच्चों? 2x + 3 था, याद कीजिए 2x + 3 था। इट मीन्स 2 × 6 + 3, 6 दूना 12 3 15 रुपया था। यही आपका आंसर हुआ बच्चों।